मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राम सिंह कैरा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में जनहित से संबंधित योजनाओं की प्रगति, क्षेत्रीय विकास कार्यों, आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों को गति देने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक को विकास कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने योग को स्वस्थ, संतुलित, सकारात्मक जीवन का आधार बताते हुए सभी से इसे अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है और आज योग विश्व भर में स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समग्र कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक संतुलन, आत्म अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली विकसित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से 21 जून को आयोजित योग कार्यक्रमों में अधिकाधिक भागीदारी कर योग को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी, सेवानिवृत्त और प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों दिवंगत व्यक्तित्वों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश में सुशासन, विकास और जनसेवा की मजबूत नींव रखी, जिसका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो वहीं पद्मश्री जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और उपलब्धियों से उत्तराखंड और देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दोनों ही महान व्यक्तित्वों का योगदान सदैव प्रेरणास्रोत और स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति देते हुए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में संशोधन का निर्णय लिया गया। उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की कट ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई। राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का भी फैसला लिया, क्योंकि प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक पहुंच चुकी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई। 4 धाम यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए बीमा सहायता, सुगंध एवं हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता जांच सुविधा विकसित करने और कारागार नियमावली में भी संशोधन जैसे कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए। कैबिनेट ने पशुपालन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर आधारित पायलट परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने के लिए प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। अब इसकी जो डिटेल होगी वो हम आपको अलग से दे देंगे। ऐसे ही बिटुमिनस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत बिटुमिनस कार्य हेतु जो अनुबंध किए गए थे, उसमें चूंकि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों का टेंडर हुआ था
तो जैसा मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा हुआ था या जो दिक्कतें आई थी उसकी वजह से जो बिटुमिनस मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी दरें बहुत बढ़ गई थी, महंगी हो गई थी। उसके लिए प्रस्ताव आया था और उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने कुछ सीमा तक कैप लगाते हुए बढ़ी हुई दरों पर काम कराने के लिए सहमति व्यक्त की। नैनीताल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पर्यटकों से भरा टेम्पो ट्रैवलर करीब 25 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 27 यात्री घायल हो गए। इनमें से 21 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना बुधवार देर रात कालाढूंगी से लगभग 4 किलोमीटर आगे खुरपाथाल रोड पर नैनीताल तिराहे के पास हुई। जानकारी के अनुसार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के निवासी थे जो नैनीताल घूमने आए थे और वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने तत्काल ही राहत कार्य शुरू किया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 21 घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया। सभी घायलों का उपचार जारी है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नियुक्ति के 7 महीने बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि गोदियाल के कार्यकाल में टिकटों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। इससे कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हुई है और संकेत मिला है कि सभी अपने माध्यम से टिकट बेचते खरीदते थे। कुंवर जपेंद्र ने कहा शायद इसी गुटबाजी के चलते कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उपलब्धि भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाना और पार्टी में द्वंद्व का पर्दाफाश होना है। गोदयाल जी के कार्यकाल के 7 महीनों की उपलब्धि ये रही कि उसमें टिकटों की खरीद फरोख्त के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ और उस पर्दाफाश के साथ जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी निकल कर आई, तो उससे साफ ये संकेत गया कि सभी अपने अपने माध्यमों से टिकट बेचा करते थे, खरीदा करते थे और शायद इस गुटबाजी का ही नतीजा है कि कार्यकारिणी का अभी तक वहां गठन नहीं हुआ। तो उपलब्धि तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाकर अपनी ही पार्टी के अंदर द्वंद्व की थी, उसका पर्दाफाश हो गया। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत बडियोवाला गांव के निकट कालू सैयद दरगाह पर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 25 श्रद्धालु सवार थे। घटना से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोगों के चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि जनपद रामपुर से कालू सैयद दरगाह पर दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है रास्ते में एक टुकटुक को ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में करीब 25 श्रद्धालु सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा। गरीबों के लिए चलाई जा रही अंत्योदय योजना पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड जय हरिखाल की ग्राम पंचायत मंझौला में अंत्योदय योजना के लाभार्थी चयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पूर्व प्रधान के नाम पर वर्षों से अंत्योदय कार्ड संचालित होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार होने के बावजूद भी गरीबों के लिए निर्धारित मुफ्त राशन का लाभ लिया जाता रहा। अब इस मामले को लेकर लाभार्थी चयन प्रक्रिया और विभागीय जांच पर सवाल उठ रहे हैं। अंत्योदय योजना जिन गरीब परिवारों के लिए लेके आई गई थी, वो वाकई इतने गरीब हैं कि उनको तो ये सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसका भी एक निश्चित कोटा है। और जो हमारे यहाँ के जो तथाकथित बाहुबली हो गए हैं, जो कि प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, इस तरीके के जो लोग हैं, वो जो इसमें घपला करके अपने आप को जो है उस श्रेणी में दिखा देते हैं और इस तरीके के काम करते हैं। इसमें दुखद बात यह है कि जब चुनाव होते हैं, उनके प्रतिद्वंदी चुनाव भी लड़ते हैं, मगर इस बात को खोलने के लिए प्रतिद्वंदी ही राजी नहीं है। क्या गांव में ये पता नहीं है कि ये आदमी अंत्योदय योजना के लायक है कि नहीं? क्या उस खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ये पता नहीं होगा कि ये जो सामने आदमी खड़ा है
कि जिसको मैं अंत्योदय की योजना में स्वीकृति दे रहा हूँ, इसकी क्या स्थिति है। तो पता सबको है, उसके बावजूद का जो है ना तो कोई बोलने को तैयार होता है। जब कोई बोलने को तैयार नहीं होता तो कार्रवाइयां नहीं होती, कार्रवाइयां नहीं होती तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका दोष तो बहुत ऊपर तक तो नहीं दिया जा सकता। तो खैर ब्लॉक से बना होगा, लेकिन राशन हमारे यहाँ से जाती है इसमें, और ब्लॉक से जो भी कार्ड बनते हैं उसके अनुसार हम उसको विक्रेता को राशन निर्गत करते हैं। कौन है इसके विक्रेता? इसके विक्रेता है साधु सिंह खंगड़ी में है ये विक्रेता है। और उसके बाद वर्तमान में 20 अंत्योदय के कार्ड है, जिसमें से 16 कार्ड होते हैं वो राशन होता है। उसी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया किसके पास होती है? राशन कार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं, और शहरी क्षेत्र में सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा राशन कार्ड बनाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्ड बनाए जाते हैं वो पहले ब्लॉक के स्तर पर बनाए जाते हैं, उसके बाद वो SI के RD में जाते हैं, वो अप्रूव करता है, उसके बाद ARO में जाता है, वो अप्रूव करता है, उसके बाद फाइनल राशन कार्ड बन जाता है। और ये जो संस्तुति होती है ग्राम विकास अधिकारी के आधार पर ही। पछवादून में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का पीला पंजा लगातार गरज रहा है। आज एक बार फिर MDDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे किनारे हिंदूवाला क्षेत्र में करीब 50 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया। पिछले कई दिनों से सलाकुई, सहसपुर और हर्बर्टपुर में भी लगातार ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें हिंदूवाला गांव की हैं, जहां लंबे समय से कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थी। बताया जा रहा है करीब 50 बीघा क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉट काटे जा रहे थे और निर्माण गतिविधियां भी शुरू कर दी गई थीं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे इलाके में ग्राम समाज की सरकारी जमीन का हिस्सा भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले तहसील प्रशासन भी यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका था, लेकिन आरोप है कि दोबारा निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गईं। चंपावत में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक और जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य कार्यक्रम बनवासा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमजन के साथ योग और प्राणायाम कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा, योग और प्राणायाम भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जो कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। उन्होंने बताया, जिले को स्वस्थ और निरोग जनपद बनाने के उद्देश्य से योग को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को योग से जोड़ने के लिए योग सखी योजना भी प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग द्वारा 23 मई से संचालित योग जागरूकता अभियान से अब तक 4500 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। प्रशासन को इस बार योग दिवस में रिकॉर्ड जन भागीदारी की उम्मीद है। तो देखिए, चंपावत में योग दिवस की तैयारियां जो हैं तेज हो गई हैं। अब से कुछ ही दिन बाद यानी कि 21 जून को जो है योग दिवस है, और ऐसे में तैयारियां कह सकते हैं अंतिम चरण में हैं। और लगातार देखिए, योग को जो है अब बड़े स्तर पर योग को लेकर कार्यक्रम तमाम जगह पर आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में भी देखिए, चंपावत में भी एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। 4500 से अधिक लोग जो है जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। लगातार जो है लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, और कहा भी जा रहा है कि देखिए, योग दिवस के दिन भी अधिक से अधिक भागीदारी जो है लोगों की यहाँ पर रहे, और इसी के लिए लोगों को लगातार जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक योग के प्रति किया जा रहा है। दिवस दिनांक 21 जून को न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जैसा आप विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से इस दिवस को जनता को समर्पित किया जाता है। और इसमें जो योग है हमारी संस्कृति से जुड़ा है, उसके सकारात्मक पहलू हैं, उन पर एक तो जन जागरण का मंत्र रहता है, और साथ ही स्वस्थ कैसे हमारा समाज बने, इस पर भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसी क्रम में इस वर्ष जनपद चंपावत में भी जो है कार्यक्रम, यहाँ पे जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दे करके उनके अपने स्वास्थ्य और उनके परिवार और आसपास के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो इस वर्ष का योग है वो हमारे यहाँ बनबसा में एक भव्य कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोगों के द्वारा प्रतिभाग, समाज के सभी वर्गों के द्वारा प्रतिभाग जो है निरंतर हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारे जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश की रक्षा में समर्पित लोग हैं, उन सभी को भी हम लोग, उन सभी विभागों को, उन सभी विभागीय अधिकारियों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनबसा में प्रतिभाग रहे।
नीट यूजी 2026 की पुनः आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इस व्यवस्था का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो पहले परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और अब पुनः आयोजित परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में आर्थिक और परिवहन संबंधी कठिनाइयों से राहत देना है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त खर्च के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। विकासनगर के सैलाकुई क्षेत्र में मुख्य पुल पर एक ट्रक के अचानक पंचर हो जाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। पुल के बीचों बीच ट्रक रुकने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कंपनियों में छुट्टी के समय बड़ी संख्या में कर्मचारी और स्थानीय लोग इसी मार्ग से गुजर रहे थे, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। प्रेमनगर से विकासनगर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग दिन भर व्यस्त रहता है। ट्रक के फंसने से यातायात पूरी तरह धीमा पड़ गया। सूचना मिलने पर सैलाकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला। पुलिस और स्थानीय टीम ट्रक को हटाने के प्रयास में जुटी रही। प्रशासन का कहना है जल्द ही मार्ग को पूरी तरह सामान्य कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में वनाग्नि के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष राज्य में 575 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे लगभग 482 हेक्टेयर वन संपदा प्रभावित हुई है। वहीं अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार हर वर्ष दावे करती है कि वनाग्नि के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जहां भी कोई घटना होगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है इस बार वनाग्नि की घटनाएं पहले से बहुत कम हुई हैं और जलवायु परिवर्तन के साथ उत्तराखंड में इस बार अच्छी खबर ये रही कि समय समय पर बारिश के आने से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है और वन विभाग हर तरीके से काम कर रहा है। उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार यात्रा का पहला दल 30 जून को दिल्ली से रवाना होगा और 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक मनीष कुमार ने बताया, टनकपुर से नावी ढांग तक यात्रियों के ठहराव, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 10 दल निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक दल में 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित यात्रा लगभग 18 से 22 दिनों की होती है। श्रद्धालु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ मार्ग से होकर चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटी हैं। यात्रा KMBN के द्वारा जो है संचालित की जाती है और इस वर्ष की यात्रा दिल्ली में 30 जून को असेंबल हो जाएंगे जो यात्री हैं, पहला बैच जो, और दिल्ली से 4 जुलाई को चल करके 5 जुलाई को टनकपुर पहुंचेंगे और उसके बाद से आगे नावी डांग है, गुंजी है, इन यात्रा स्थलों पर पड़ाव पर रुकते हुए कैलाश मानसरोवर को जाएंगे। इस वर्ष कुल 10 बैच हैं और सामान्य तौर पर औसतन एक बैच में कुल 50 यात्री जो है शामिल हैं। दिल्ली में जब मैंने बताया कि असेंबल होते हैं तो उसमें कई औपचारिकताएं होती हैं जो भारत का विदेश मंत्रालय से देखता है और वहाँ उनका मेडिकल वगैरह होने के उपरांत वो जो है आगे को प्रस्थान करते हैं टनकपुर पे। KMBN की ओर से जो उनको रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं जो है तैयार हो गई हैं, मुकम्मल हो गई हैं। उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होती है KMBN की ओर से, वो भी तैयार हो गए हैं। तो हम इस बार ये अपेक्षा करते हैं और ये प्रयास हमारा रहेगा कि उनको अच्छा एक अनुभव कैलाश मानसरोवर यात्रा का